नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति, प्रवक्ता भूगोल, डॉक्टर करण सिंह इंटर कॉलेज रहली आगरा। आज हम लोग उपस्थित हैं 11वीं कक्षा की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पाठ्यपुस्तक के अध्याय 6 भूआकृतिक प्रक्रियाएं जियोमॉर्फिक प्रोसेस के सेकेंड पार्ट को लेकर के। पहले पार्ट में हम लोगों ने जो अध्ययन किया था वहाँ पर भूआकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में समझा था, जिसमें अंतर्जनित प्रक्रिया और बहिर्जनित प्रक्रिया का हमने डिटेल अध्ययन किया था। और आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो है अपक्षय का अध्ययन करेंगे। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अपक्षय के प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। इसके अलावा अपक्षय के विशेष प्रभाव का अध्ययन करेंगे, अपक्षय का महत्व उसका अध्ययन करेंगे। और साथ में ही यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं बृहद संचलन, जिसमें मंद संचलन का अध्ययन करेंगे और तीव्र संचलन का अध्ययन करेंगे, और इसके अलावा भूस्खलन का अध्ययन करेंगे। तो इतना टॉपिक आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपक्षय यानी वेदरिंग क्या है इसके बारे में समझेंगे। अपक्षय ये नाम ही है, अपक्षय यानी किसी चट्टान का क्षय हो जाना। अब क्षय कैसे होना, यांत्रिक विघटन या रासायनिक वियोजन। किसी चट्टान का जब यांत्रिक क्रिया द्वारा या भौतिक क्रिया द्वारा जब उसका क्या होता है, विघटन होता है या फिर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जब उसका वियोजन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। और ये अपक्षय ये क्रिया जो यांत्रिक और या भौतिक और जो रासायनिक प्रक्रिया है, ये किस कारण संभव हो पाता है, तो ये वायुमंडलीय दशाओं के कारण संभव हो पाता है। वायुमंडलीय दशाओं में जैसे जलवायु है, मौसम है, तो ये सब मिल करके चट्टानों का क्या करते हैं, विघटन और वियोजन करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया से क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय होता है या वेदरिंग होती है। अब चूंकि ये प्रक्रिया बहुत ही मंद या बिल्कुल ही नगण्य होती है, अपक्षय की प्रक्रिया बहुत मंद होती है या इसकी बिल्कुल होती ही नहीं, नगण्य होती है, इसीलिए इसको स्वास्थाने या इन सीटू भी कहते हैं अंग्रेजी में। इन सीटू जो कारक हैं प्रभावित करते हैं अपक्षय को, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जटिल भौमिकी संरचना, स्थलाकृति, जलवायविक दशाएं और वानस्पतिक आवरण। देखिए, जलवायविक दशाएं यानी मौसम और जलवायु तो बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं, लेकिन इसके अलावा जिस सतह पर अपक्षय की क्रिया हो रही है वो सतह कैसी है, उसकी भौमिक संरचना कैसी है, स्थलाकृति कैसी है, क्या उस स्थलाकृति पर वन आवरण है या नग्न सतह है, तो ये सारी मिल करके अपक्षय को प्रभावित करते हैं। अभी हमारी पृथ्वी पर जो है, क्योंकि ये विषुवत रेखा है, बीच में जो हमारे ग्लोब को बीचों बीच से दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। अब इससे जब हम उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ यानी उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं, तो इसमें जलवायविक पेटियां भी भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। तो इसीलिए इस पृथ्वी पर जलवायु पेटियों की भिन्नता के कारण और तमाम प्रकार की अन्य जो कारक हैं, जटिल भौमिक संरचना, स्थलाकृति, तो इनके कारण इस पृथ्वी पर इस चट्टान का, ये चट्टान आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो है, इस चट्टान का कई प्रकार से अपक्षय होता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कई प्रकार से, हमने तो केवल यांत्रिक और रासायनिक देखा है। यांत्रिक और रासायनिक भी एक अपक्षय का टाइप है, और इसके अलावा जैविक कार्य कुछ ऐसे होते हैं जिसके कारण इन चट्टानों का अपक्षय होता है। तो इसके आधार पर हम टाइप्स ऑफ वेदरिंग को देख सकते हैं। अपक्षय के प्रकार कितने हैं, रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया द्वारा और जैविक कार्य द्वारा अपक्षय, 3 प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रासायनिक अपक्षय की, यानी केमिकल वेदरिंग प्रोसेस की बात करेंगे। तो ये क्या चीज़ है, ये मुख्य रूप से विलयन, कार्बोनेशन, जलयोजन और ऑक्सीकरण की एक संयुक्त प्रक्रिया से जो है किसी चट्टान का जब अपक्षय होता है तो वो रासायनिक अपक्षय कहलाती है। ये स्वतंत्र रूप से भी हो सकते हैं प्रक्रियाएं, और संयुक्त रूप से भी ये प्रक्रियाएं हो सकती हैं। अगर हम विलयन या घोल की या सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पर, तो देखिए ये जल और अम्ल, सॉल्यूशन तो जल और अम्ल दोनों में होता है, जल और अम्ल दोनों में होता है सॉल्यूशन।
अब एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब मान लेते हैं जैसे साधारण नमक है NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये साधारण नमक है, ठीक है, ये साधारण नमक है और 1 गिलास पानी है। इस 1 गिलास पानी में हमने साधारण नमक, मान लेते हैं चट्टान युक्त साधारण नमक जो है, चट्टान ही होता है नमक। अब ये पानी के साथ जब हम इसको मिश्रित करेंगे तो इसका क्या बन गया, ये देख सकते हो आप, पूरी तरीके से घुल गया, इसका घोल बन गया। तो ये घोल बन गया। अब यही घोल, पूरा पदार्थ जो घुला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, घोल कहलाता है। अब इस घोल में क्या है, पानी भी है और घुला हुआ पदार्थ जो कि हमने साधारण नमक लिया था वो भी है। तो ये घुले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, पूरा मतलब घुले हुए पदार्थ और जल को सम्मिलित रूप से, जल या अम्ल को क्या कहते हैं, घोल कहते हैं या विलयन कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं। रासायनिक जो है ये घोल बन गया। तो रासायनिक प्रक्रिया से घोल होता है। अब इसी प्रकार से हमारी प्रकृति में जो है कुछ चट्टान ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार से घुलने वाले घुलनशील तत्व पाए जाते हैं। अब वो चट्टान, घुलनशील तत्व चट्टान जब जल या अम्ल के संपर्क में आते हैं तो वो घुल जाते हैं, जिससे कि अपक्षय में आसानी हो जाती है और चट्टान का अपक्षय हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत विलयन या घोल से अपक्षय होता है। रासायनिक अपक्षय की जो दूसरी प्रक्रिया है कार्बोनेशन। देखिए, कार्बोनेशन एक प्रक्रिया है, इसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जल के संपर्क में आता है तो उसका क्या बन जाता है, कार्बोनिक अम्ल या कार्बोनेट बन जाता है। यानी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जल के संपर्क, यानी वर्षा जल के संपर्क में आता है तो कार्बोनिक अम्ल में वो बदल जाता है। अभी कार्बोनिक अम्ल ही जो है हमारी जो सतह है, चट्टानी सतह है, उसको अपक्षयित करती है। जिस चट्टानी सतह यानी उसकी खनिज के रूप में फेल्सपार या कैल्शियम पाए जाते हैं तो उनका जो है कार्बोनेशन की प्रक्रिया से अपक्षय होता है। अब इस प्रकार से जब कार्बोनेशन की प्रक्रिया, जब कैल्शियम युक्त या चूना युक्त सतह पर कार्बोनेशन की प्रक्रिया जब संपन्न होती है तो वहां पर काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। काष्ठ स्थलाकृतियों से संबंधित एक अलग से चैप्टर ही है जिसमें अलग से पढ़ा जाएगा। यहाँ पर जो चूना युक्त सतह होती है वहाँ पर कुछ जो है काष्ठ टोपोग्राफी बनती है। तो इस तरीके से कार्बोनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया होती है। और तीसरा है जलयोजन। जलयोजन को इंग्लिश में हाइड्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि कुछ चट्टानी पदार्थ उसमें ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो जल का अवशोषण कर लेते हैं। यानी जैसे ये चट्टान है, अब इस चट्टान में कुछ ऐसे रोम या छिद्र होते हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन वर्षा का जल इनमें आकर के धीरे धीरे प्रवेश करता है और धीरे धीरे जब वर्षा का जल इनमें प्रवेश करता है, यानी वर्षा का जल इनमें अवशोषण होता है, तो इन चट्टानों का धीरे धीरे विस्तार होता है, चट्टान का आकार फैलता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया, अब विस्तार हो गया, फिर उसके बाद में तेज धूप पड़ी इस चट्टान के ऊपर तो पानी वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प बन करके पानी चला गया तो फिर से चट्टान सिकुड़ गई। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया जो है विस्तारित होने की और सिकुड़न होने की प्रक्रिया, जब जल योजन यानी जल के संपर्क से जल जब इसके छिद्रों में प्रवेश कर जाता है वर्षा का जल, तो इस तरीके से जल योजन की क्रिया से चट्टानों का क्या होता है, वियोजन होता है। तो ये नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। अब जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन युक्त आर्द्र गैस, यानी जिसमें आर्द्रता हो, नमी हो, उस गैस में ऑक्सीजन भी हो, तो जब ये लोहे के संपर्क में आते हैं, यानी ऐसे चट्टानों के संपर्क में आते हैं जिसमें लौह तत्व की अधिकता होती है, तो लौह तत्वों की अधिकता होने के कारण वो चट्टान, उसमें जो लोहे का अंश है वो किस में बदल जाता है, लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, जब लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तो फिर उसमें आपने देखा होगा घरों में अगर छत पे खुले में कहीं लोहा रख दीजिए तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाती है, धीरे धीरे जंग लग करके उसका धीरे धीरे अपक्षय होने लगता है, भुरभुरी हो जाती है वो और टूटने लगती है। तो इसी तरीके से जब चट्टानी संरचना जिसमें लौह धारक तत्व हैं, जब वो ऑक्सीजन युक्त आर्द्र गैस के संपर्क में आते हैं तो वो भी भुरभुरी होकर के टूटने लगती हैं
तो इससे जो है ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। अब इस ऑक्सीकरण की क्रिया से लोहे में जंग लगता है, ये इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं इसको। तो फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग की प्रक्रिया क्या होती है, जब चट्टान पर, जैसे ये चट्टान है, इस चट्टान पर जो भौतिक प्रक्रिया द्वारा इसका अपक्षय होता है तो इसे क्या कहते हैं, यांत्रिक या भौतिक अपक्षय। अब देखते हैं ये किन किन प्रक्रियाओं से होता है, और इसके पहले ये देखें इसमें कौन कौन से फोर्सेस काम करती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण, किसी भी सतह पर गुरुत्वाकर्षण, तापक्रम में परिवर्तन यानी अधिक ताप हो जाना, निम्न ताप हो जाना, और शुष्कन व आर्द्रन। तो ये सारे फोर्सेस जो है मिल करके भौतिक या यांत्रिक अपक्षय को प्रभावित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, तापक्रम में परिवर्तन और शुष्कन या आर्द्रन। अब देखते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया है जिससे भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया संपन्न होती है। भार विहीनीकरण व विस्तारण की प्रक्रिया, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। देखिए इसमें क्या होता है, भार विहीनीकरण एवं विस्तारण की प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे कोई चट्टान है, अब उस किसी चट्टान के नीचे दबी हुई कोई चट्टान है, उसके ऊपर से किसी दूसरी चट्टान का आवरण है, और किसी प्रक्रिया से उस आवरण का जब वहाँ से मान लेते हैं हट जाए, और जब वो आवरण ऊपरी आवरण हट जाएगी तो जो निचली सतह है चट्टान की, उसका आवरण हटने से वो फैलेगी, उसमें विस्तार होगा, और विस्तार होने से फिर उसमें क्या हो जाएगा, उसका अपक्षय होगा या वो दरार पड़ जाएगी और टूट जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से अपसल्कन गुंबदों का निर्माण होता है। अपसल्कन गुंबद कैसे बनते हैं, तो भार विहीनीकरण और विस्तारण की प्रक्रिया से बनते हैं। अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन की प्रक्रिया से, यानी भार खत्म हुआ किसी चट्टान से और उसमें विस्तार हुआ, और विस्तार होने से फिर बड़े बड़े गोलाकार पहाड़ियों का या सतहों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें अपसल्कन गुंबद कहते हैं। अब ये अपसल्कन गुंबद जो है आपको आंध्र प्रदेश की ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित देखने को मिल जाएंगे। आंध्र प्रदेश जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे अपसल्कन गुंबद जो गोलाकार हैं, चिकनी सतह है, बड़े बड़े हैं, और ऐसे सतह आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको क्या कहते हैं, अपसल्कन गुंबद कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया हमारी है तापक्रम में परिवर्तन या और विस्तारण। तापक्रम में परिवर्तन और विस्तारण, टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन। अब देखते हैं कि जैसे ये प्रक्रिया मुख्य रूप से या तो शुष्क जलवायु में होगी या अधिक ऊंचे क्षेत्रों में होगी, क्योंकि शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में क्या होता है कि दिन में तापमान अधिक हो जाता है और रात में तापमान कम हो जाता है, तो यानी दैनिक तापांतर अधिक होता है। या ऊंचे क्षेत्रों में भी प्रायः ऐसे ही होता है, दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। तो दैनिक तापांतर अधिक होने के कारण, यानी तापमान में निरंतर परिवर्तन होने के कारण चट्टानों में विस्तार होता है। आप उदाहरण समझ सकते हो, जैसे ये चट्टान है हमारा, अब इस चट्टान पे जो है सूर्य की किरण पड़ी तो इसके कण जो होते हैं, कणों में विस्तार आ जाएगा, कणों में विस्तार पाया जाएगा। अब ये चट्टान वैसे तो दिखाई नहीं देगा इसमें विस्तार, लेकिन ये प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, और फिर उसके बाद में जैसे ही सूर्य छिपा या किसी कारण से जो है यहाँ पर तापमान कम हो गया, तो ये चट्टान क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इस तरीके से तापक्रम में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि चट्टान का सिकुड़ना और फैलना, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण इसमें विखंडन होना शुरू हो जाता है और विखंडित होकर के चट्टानें अपक्षयित होने लगते हैं। तो इस तरीके से अपक्षय होता है। और इसके अलावा इसमें हमने देखा था अपसल्कन गुंबद बना था भार विहीनीकरण कर, और इस प्रक्रिया से अपसल्कित टॉर का निर्माण होता है। अपसल्कित टॉर का निर्माण होता है किससे, तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण के कारण। इसमें चिकनी और गोलाकार सतहों का निर्माण होता है, गोलाश्म बन जाते हैं, चिकनी और गोलाकार गोलाश्मों का निर्माण होता है, और इन गोलाश्मों के एकत्रण से ही अपसल्कित टॉर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनेगा कि अपसल्कन गुंबद और अपसल्कित टॉर में क्या अंतर है, तो आप यही लिख सकते हो। दोनों में मुख्य अंतर क्या है कि ये भार विहीनीकरण व विस्तारण से बनता है अपसल्कन गुंबद,
और अपसल की टॉर का निर्माण तापक्रम में परिवर्तन और विस्तारण के कारण होता है। नेक्स्ट हमारी प्रक्रिया है हिमकरण, पिघलन और तुषार वेजिंग, फ्रीजिंग, थॉइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग। इस प्रक्रिया के कारण भी जो है भौतिक अपक्षय होता है। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं किसी चट्टानी संरचना पर, ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि दिन में तापमान है और इसमें चट्टानों में दरार है, सूर्य की किरणों के कारण यहाँ पर मान लेते हैं ओस का जल या कोहरे का जो पानी, वर्षा का पानी इन दरारों में भर गया और ये अभी जो है द्रव अवस्था में है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर तापमान कम हुआ या रात्रि का समय आया तो ये भरे हुए जल जो है क्या हो जाते हैं, इसका फ्रीजिंग हो जाता है, ये जम जाते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो एक उदाहरण दिया दिन और रात का, लेकिन तापमान अधिक होगा तो जल द्रव के रूप में जल रहेगा और तापमान कम होगा तो वहाँ पर जल जो है, द्रव जो है वो जम करके उसका बर्फ बन जाएगा या तुषार बन जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, थॉइंग फ्रीजिंग, थॉइंग फ्रीजिंग। और थॉइंग फ्रीजिंग की प्रक्रिया चलती रहने के कारण इस चट्टानी संरचना में जो दरार है इसमें फैलाव होता है, निरंतर ये जो चटकन है फैलती रहती है, तो इसके कारण इसमें अपक्षय होता है, चट्टानी टूटती हैं, विखंडित होती हैं। नेक्स्ट हमारी प्रक्रिया है लवण अपक्षय या साल्ट वेदरिंग। चट्टानी संरचना पर जब तापीय परिवर्तन होता है या फिर क्रिस्टलीकरण होता है या जल योजन की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें क्रिस्टल, जो नमक के क्रिस्टल है, नमक के कण है, वो उनमें फैलाव होता है और उनका पृथक्करण शुरू हो जाता है। पृथक्करण होने के कारण उसमें कणिक विघटन होने लगता है और कणिक विघटन ही जो है क्या है, नमक का उसमें से साल्ट का पृथक्करण कहलाता है। साल्ट के पृथक्करण से कणिक विघटन होता है और इस कणिक विघटन से ही लवण अपक्षय की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और ऐसा गर्म मरुस्थलों में अक्सर देखा गया। उष्ण मरुस्थल जो होते हैं हमारी पृथ्वी पर, हमारे इस ग्लोब पर जो उष्ण मरुस्थल है वो कर्क रेखा उत्तर में और दक्षिण में मकर रेखा, यहाँ पर पाए जाते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है वहाँ पर लवण अपक्षय अक्सर पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक वेरिएट करता है। तो ऐसे उच्च तापमान में लवण विस्तारण की प्रक्रिया यानी नमक पृथक्करण की प्रक्रिया होती है, जिससे कणिक विघटन वहाँ पाया जाता है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर यांत्रिक या भौतिक अपक्षय के कई रूप देख लिए, जिससे यांत्रिक अपक्षय होता है। अपक्षय का तीसरा प्रकार हमारा है जैविक कार्य से, जैविक कार्यों में अपक्षय। देखिए जैविक इसीलिए कहा गया है रासायनिक और भौतिक अपक्षय दो प्रमुख टाइप्स हैं। जैविक कार्य होते हैं, इन जैविक कार्य क्या करते हैं, अपक्षय को, भौतिक या रासायनिक अपक्षय को प्रोत्साहित करते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं। कुछ बिलकारी जीव होते हैं, मनुष्य भी इसमें जिम्मेदार है और पेड़ पौधे, ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं जैविक कार्य करके अपक्षय को प्रोत्साहित करने में। बिलकारी जीव जैसे केंचुआ है, दीमक है, चूहा है, ये क्या करते हैं कि जब मिट्टी को या चट्टानी सतह को भुरभुरी कर देते हैं, मिट्टी को, बिलकारी जीव अपना बिल बना करके मिट्टी को खोद करके, तो उसमें आसानी से आर्द्रता और नमी और वायु प्रवेश करने में सक्षम हो जाती है। तो इसके कारण वहाँ पर जैविक क्रिया से अपक्षय को प्रोत्साहन मिलता है। और इसी प्रकार से मनुष्य कृषि कार्य करता है। कृषि कार्य करता है जब खेत की जुताई करता है, तो खेत की जुताई के दौरान मिट्टी की सतह को पलटता है, तो उससे भी नई सतह का निर्माण होता है और उस नई सतह में भी नमी और हवा प्रवेश करती है, जिससे रासायनिक अपक्षय प्रोत्साहित होती है। इसी प्रकार से पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो इनकी जड़ें होती हैं, इनकी जड़ें आप देख सकते हो किस तरीके से जो है चट्टानी सतह में, अब ये जैसे चट्टान है, अब इस चट्टान के ऊपर कोई वृक्ष निकल आया। आपने अक्सर देखा होगा कि जो किले वगैरह हैं, पुराने किले, उन किलों में और आसपास पुराने बरगद के पेड़ देखे होंगे आपने, और उन बरगद के पेड़ों की जड़ें जो है काफ़ी गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं। तो वहाँ की जो चट्टानी संरचना है वो इस तरीके से चट्टानी संरचना को तोड़ती हैं, तो तोड़ करके उनको ढीली करती हैं और इससे दबाव पड़ता है, तो इससे भी जो है
अपक्षय की प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से जैविक कार्य से भी अपक्षय होता है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे अपक्षय के विशेष प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। देखिए, अपक्षय का सबसे विशेष प्रभाव जो है वो अपसल्कन के रूप में दिखाई देता है। अपसल्कन एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से अपसल्कित गुंबद और अपसल्कित टॉर्च का निर्माण होता है। हमने पीछे अध्ययन भी किया है कि अपसल्कित गुंबद का निर्माण भार विहीनीकरण की प्रक्रिया से होता है। भार विहीनीकरण की प्रक्रिया जो होती है यांत्रिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय के अंतर्गत, तो उससे अपसल्कित गुंबद का निर्माण होता है। और वहीं पर जब गोलाश्मों का जमाव हो जाता है, तापीय संकुचन के कारण गोलाश्म बनते हैं, तो उनके जमाव से अपसल्कित टॉर्च का निर्माण होता है। तो ये बहुत विशेष प्रभाव है जो हमको अपसल्कन के रूप में अपक्षय जब होता है तो ये दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपक्षय के महत्व की, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो अपक्षय का महत्व है वो है मृदा निर्माण। मृदा निर्माण का मार्ग जो है अपक्षय से ही प्रशस्त होता है और इसके अलावा अपर्दन को भी जो है प्रोत्साहित करता है अपक्षय। अपक्षयित सतह का यानी बाह्य कारक द्वारा होने वाला अपर्दन वो प्रोत्साहित होता है। इसके अलावा बृहद संचलन को भी प्रेरित करता है अपक्षय। बृहद संचलन हम लोग अभी आगे अध्ययन करेंगे इसके बारे में। और साथ में ही मूल्यवान खनिजों का संकेंद्रण भी होता है और इसका समृद्धिकरण भी होता है अपक्षय के कारण, जैसे कि लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम जैसे खनिजों का संकेंद्रण भी पाया जाता है अपक्षय के कारण ही। तो इससे किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। तो ये हमने यहाँ पर इसका महत्व भी देख लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अपक्षय के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बृहद संचरण, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या है, बृहद संचरण क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव से ढाल का अनुसरण करते हुए चट्टानों का स्थानांतरण। चट्टानों के मलबा का किस तरीके से स्थानांतरण हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से। यानी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अहम कारक है बृहद संचरण के लिए। तो बृहद संचरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है गुरुत्वाकर्षण। इसी के सीधे प्रभाव से जब मलबा का स्थानांतरण होता है तो उसे बृहद संचरण कहते हैं। अब देखिए, बृहद संचरण की जो तीव्रता है या सक्रियता है, इसको कौन कौन से कारक हैं जो बढ़ाते हैं? सतह की तीव्र ढाल युक्त सतह, वहाँ पर मलबा का स्थानांतरण होता है। असंबद्ध कठोर पदार्थ, यानी जहाँ पर चट्टानी संरचना असंगठित हो गई हो तो वहाँ भी बृहद संचरण होने की संभावना अधिक रहती है। और अत्यधिक वर्षा होने के कारण चट्टानी संरचना के नीचे पानी जब पहुँच जाता है तो वो पानी पदार्थ सैचुरेटेड हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, तो वहाँ पर उसको चट्टानों को स्नेहक प्राप्त हो जाता है, जिससे फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो अत्यधिक वर्षा भी संचरण की तीव्रता को बढ़ाती है। और वनस्पतियों का अभाव, यानी ऐसी संरचना, ऐसी सतह जहाँ पर वनस्पतियाँ कम हैं। आजकल निर्वनीकरण की प्रक्रिया के कारण वनस्पतियों का आवरण प्रायः हटता जा रहा है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके जब वनस्पतियों का आवरण हट जाता है तो वहाँ पर बृहद संचरण की तीव्रता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से विस्फोट, सुरंग वगैरह बनाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में विस्फोट किया जाता है, ये भी बृहद संचरण को प्रभावित करता है, इसकी तीव्रता को बढ़ाता है। भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय गतिविधियाँ, ये भी बृहद संचरण को प्रभावित करती है। भूकंप के झटके जब आते हैं विशेष तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो चट्टानी शिलाएँ हैं उनका स्थानांतरण होना शुरू हो जाता है। तो भूकंप भी कहीं ना कहीं संचरण को प्रभावित करती हैं, उनकी तीव्रता को बढ़ाती हैं। तो इस तरीके से इसके अलावा बहुत सारे और भी कारक हैं, तो ये सब जो है प्रभावित करते हैं बृहद संचरण को। अब देखिए, यहाँ पर बृहद संचरण में अपक्षय अनिवार्य नहीं है, बल्कि संचरण की सक्रियता यहाँ पर इसको प्रभावित करती है, बृहद संचरण को। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बृहद संचरण के दो प्रमुख प्रकार हैं। बृहद संचलन के दो प्रमुख प्रकार हैं, संचलन या संचरण। तो एक तो मंद संचलन होता है और दूसरा तीव्र संचलन होता है। मंद संचलन की अगर बात करें तो इसमें पदार्थों का संचलन इतना मंद होता है, इतना स्लो होता है कि इसका आभास कर पाना कठिन रहता है। तो इसके अंतर्गत मृदा विसर्पण
शैल विसर्पण, मृत्तिका विसर्पण, ये सब जो है मंद संचलन के उदाहरण हैं। और अगर तीव्र संचलन की बात करें तो तीव्र संचलन मुख्य रूप से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में देखने को मिलता है। वहाँ पर यानी अधिक वर्षा अधिक होती है, तो अधिक वर्षा के कारण हमने बताया था जो वहाँ के पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं, तो वो ढाल के सहारे तेजी से उनका संचलन शुरू हो जाता है। इसके उदाहरण है मृदा प्रवाह, अर्थ फ्लो, पंख या कीचड़ प्रवाह, मड फ्लो, मलबा अवधाव या अवलांच भी इसको बोलते हैं, जो कि हिम अवधाव के समान होता है। मलबा अवधाव, जैसा कि हिम अवधाव आपने देखा 7 फरवरी 2021 को चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भूस्खलन या लैंडस्लाइड। भूस्खलन या लैंडस्लाइड, इसमें क्या होता है, शुष्क स्खलित पदार्थ जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है तेजी से नीचे गिरते हैं। और ये प्रक्रिया जो भूस्खलन की प्रक्रिया है, भूस्खलन है, लैंडस्लाइड है, ये पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, खास करके हिमालय के क्षेत्र। अक्सर आपने देखा होगा, समाचारों में सुना होगा कि जो है भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, आवासीय संरचना नष्ट हो जाते हैं। अब ये होता किस रूप में है, अवसर्पण के रूप में होता है, मलबा स्खलन के रूप में होता है, शैल स्खलन के रूप में होता है और शैलपात के रूप में होता है। तो इस तरीके से ये सब जो है विसर्पण के या भूस्खलन के सब जो है रूप हैं। और इसमें जो है घूर्णी गति होती है मुख्य रूप से स्खलन में, भूस्खलन में पदार्थों का, चट्टानों का घूर्णी गति से स्खलन शुरू होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया, अपक्षय, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक, अपक्षय के प्रकार और अपक्षय के विशेष प्रभाव का भी अध्ययन किया, अपक्षय का महत्व, और इसके साथ में ही बृहद संचलन जिसमें मंद संचलन और तीव्र संचलन और भूस्खलन का भी अध्ययन किया। तो इस तरीके से इन सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने आज यहाँ पर चर्चा किया। अब बच्चों बारी है गृह कार्य की, तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। पहला प्रश्न हमारा जो कि बहुविकल्पीय प्रकार का है, कैल्शियम सल्फेट जल में मिलने के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट में, दूसरा ऑप्शन है जिप्सम में, या तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट में, या चौथा ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। और दूसरा प्रश्न 30 शब्दों में लिखना है, अपसल्कन गुंबद का निर्माण कैसे होता है? अपसल्कन गुंबद जो कि हमने भी पढ़ाया है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसे 30 शब्दों में लिखना है। और तीसरा प्रश्न 150 शब्दों में लिखना है, अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय के विविध प्रक्रियाओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से हमारा ये भूआकृतिक प्रक्रिया नामक अध्याय का सेकंड लेक्चर खत्म होता है, सेकंड वीडियो पार्ट खत्म होता है। तीसरे लेक्चर के साथ हम शीघ्र ही मिलेंगे, जिसमें हम लोग अपर्दन और निक्षेपण का अध्ययन करेंगे, और इसके अलावा मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं उसका हम लोग वहाँ पर तीसरे लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।